अब आपका एग्जाम आ गया 12th क्लास का हिस्ट्री पेपर का। तो मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव खूब पढ़ा है, लेकिन सब्जेक्टिव आपका कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी याद करना उतना ही जरूरी है जितना कि ऑब्जेक्टिव याद करना। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और सब्जेक्टिव जो है पीछे छोड़ देते हैं। और सब्जेक्टिव में कौन कौन क्वेश्चन आएगा ये आजकल बताने वाला कोई नहीं है, और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसलिए हमने एक शुरुआत किया है जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्रश्नों को, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो आपके इंटर एग्जाम के लिए जरूरी है। ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव आपको एक एक वीडियो इसमें का देखना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। इसके बाद वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, यानी कि बहुत सारे पेपर आएंगे जो कि आपको एक एक वीडियो देखते चलना है, इसलिए कि आप एक भी प्रश्न इंटर एग्जाम में मिस नहीं कर सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर 1 है और इसमें मात्र 6 क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सके। और इसमें इतने सरल भाषा में बताया गया है कि पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे और जा करके इंटर एग्जाम में लिख देंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। और देखिए ये कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं कि कार्बन 14 विधि काल गणना की एक विधि है। इसमें जीवित वस्तुओं के अवशेष के आधार पर उसकी काल अवधि की गणना की जाती है। कार्बन के 2 अपरूप कार्बन 12 और कार्बन 14 सभी सजीव में उपलब्ध रहते हैं। जब कोई सजीव वस्तु मृत हो जाती है तो उसमें कार्बन 12 का क्षरण होता है, जबकि कार्बन 14 यथावत बना रहता है। इसी को आधार बनाकर उस वस्तु की प्राचीनता ज्ञात की जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा कि उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार से किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरा अवशेष जैसे अभिलेख, मृण मूर्तियाँ, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका काल निर्धारण करते हैं। और ये प्रश्न भी 2021 में आया हुआ है, जो कि फाइनल एग्जाम में आया है। चलिए सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा लिपि से आप क्या समझते हैं। यानी कि एक प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको मेन देखना है कि मेन टॉपिक क्या है, उसी का आपको जवाब देना है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलिपि है। विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 लिपि के संकेत मिले हैं। यह लिपि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखी जाती है। इस लिपि से संबंधित कोई अभिलेख न मिलने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। स्पष्ट है, और ये प्रश्न भी 2021 में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। या मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से क्या समझते हैं, वो किस प्रकार का था। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये प्रश्न भी 2021 में आया हुआ है, यानी कि सभी क्वेश्चन इसमें के इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रख के आराम से क्वेश्चन को सुनते चलना है और थोड़ा सा दिमाग में बैठाते चलना है कि इसका जवाब क्या है। तो प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं हम कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। इसका जवाब होगा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पक्की ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर हौज की सतह तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका प्रयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, क्योंकि भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे और सवाल नंबर 6 देखेंगे, जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, और ये प्रश्न देखिए 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, और जो आपका छठा क्वेश्चन है 2019 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम 5 नंबर को देखते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। इसका जवाब होगा कि अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए
पठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। स्पष्ट है। सवाल नंबर 6 देखेंगे। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका जवाब जानते हैं। पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियों, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीज़ें जिस कालखंड की होती हैं उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। स्पष्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। और ये प्रश्न भी 2009 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। इसका जवाब जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राय महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर हैं। अन्य नगरों में चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली है। इस सभ्यता का अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रुजनी में भी मिले हैं। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका जवाब होगा कि प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, जो वर्षा को आकर्षित करती थी। यहाँ भवन निर्माण तथा ईंटें पकाने के लिए काफ़ी लकड़ी उपलब्ध होती थी, परंतु कालांतर में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन की प्राप्ति के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। उन दिनों सिंधु में प्रति वर्ष बाढ़ आती थी, जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी में नहीं लाती थी। सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ बो देते थे और अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थीं। संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पावासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे।